स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। और पार्ट 1 ऑफ फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर में हमने डिस्कस किया था एम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, रे डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। आज के इस वीडियो में जो कि है फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर पार्ट 2 वीडियो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैबरी पैरेट फ्रिंजेस। जो हमें स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही थी, उनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है और नेट डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वीडियो में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आपको अलग से ये डायग्राम जो है वो जरूर ड्रॉ करना होगा। ये है प्लेट्स P1 P2 जिनके इनर सरफेसिस पे हमने सिल्वर कोटिंग की थी। और पार्ट 1 में हमने देखा था एक सिंगल इंसिडेंट रे जो कि किसी एक्सटेंडेड सोर्स से आ रही थी, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी। वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए हमें यहाँ पर तीन ट्रांसमिटेड वेव्स दे रही थी, जो कि कोहेरेंट होने के साथ साथ पैरेलल भी थी। और इन्हीं ट्रांसमिटेड वेव्स को आगे एक कन्वेक्स लेंस L कन्वर्ज कर रहा था और स्क्रीन के ऊपर ये हमें सर्कुलर रिंग दे रही थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है पहली ट्रांसमिटेड रे फर्स्ट, ये है सेकेंड ट्रांसमिटेड रे, ये है थर्ड ट्रांसमिटेड रे। अब पहली और दूसरी के बीच में किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड रेस के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा। एक्चुअली यहाँ पर एयर फिल्म में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने वहां पर देखा था कि जो ट्रांसमिटेड रेस होती हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड रेस होती हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है। वो पाथ डिफरेंस हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है 2μt cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, जहां पर म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ द मीडियम जो इस फिल्म के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर लिया है हमने, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे इसमें, तो आप हेडिंग बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन फैबरी पैरेट फ्रिंजेस। Path difference between two consecutive transmitted waves is given by इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म वाले टॉपिक में हमने ट्रांसमिटेड वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होता है, इसकी पूरी डेरिवेशन की थी इस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वहां पर जो पाथ डिफरेंस निकल गया था बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड वेव्स, वो निकल गया था 2μt cos थीटा, जहां पर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो इस फिल्म में होगा, और टी है थिकनेस ऑफ फिल्म। थिकनेस यहाँ पर कितनी है, डी है, और मीडियम यहाँ पर एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह आपको 1 पुट करना होगा, थिकनेस टी की जगह डी पुट करना होगा, और एंगल तो थीटा ही बन रहा है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा ही लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2d cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस हमें पता चल गया। अब इन दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय नोइंग द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। वो होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है आपका 2d cos थीटा, तो 2d cos थीटा आपको यहाँ पुट कर देना है, और फेज डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। सो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 4πd cos थीटा/λ। लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूं, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारी जो इंसिडेंट रे है उसका एम्पलीट्यूड है स्मॉल a, और यहाँ पर इसका मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से इसका ट्रांसमिशन भी होगा। ट्रांसमिशन इस तरफ भी होगा, बैक सरफेस पे भी होगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, पर हम इस ट्रांसमिशन को कंसिडर नहीं करेंगे। जो राइट हैंड साइड में हमें ट्रांसमिटेड वेव्स मिलेंगी, सिर्फ हम उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे, और उन्हीं से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, हर ट्रांसमिशन एंड हर रिफ्लेक्शन के ऊपर यहाँ पर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने वाला है, और वो एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज होगा वो आपको याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि इन प्लेन सरफेसिस की जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है वो कैपिटल R है, और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हम मान लेते हैं T है इन दोनों प्लेट्स का, P1 P2 प्लेट्स का। तो स्टूडेंट्स,
आप जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई। तो हर रिफ्लेक्शन पर आपका कितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर टाइम्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। और हर ट्रांसमिशन में आपका जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा वो स्क्वायर रूट टी टाइम्स डिक्रीज होगा। तो जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहां पर आपको एम्पलीट्यूड को रूट आर से मल्टीप्लाई करना होगा, और जहां पर ट्रांसमिशन होगा वहां पर एम्पलीट्यूड को आपको रूट टी से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, ए था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस वेव का, इस रे ऑफ लाइट का कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी रूट टी। तो यहां पर आप लिखेंगे ए रूट टी। तो इस रे का एम्पलीट्यूड होगा ए इंटू रूट टी। अब ये जो रे है प्लेट P2 के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। इंसिडेंट रे ये है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए रूट टी है। और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, तो जब रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट से तो उसका एम्पलीट्यूड इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहां पर रूट आर से मल्टीप्लाई करना होगा। और व्हाट अबाउट दिस रे, यहां पर इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड ए रूट टी था, यहां से ट्रांसमिशन हुआ तो इस रे का एम्पलीट्यूड कितना होगा, जितना इंसिडेंट रे का था ए रूट टी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टी। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट रे का, फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे का एम्पलीट्यूड होगा ए रूट टी इंटू रूट टी होता है टी। तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड होगा फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे का। और जब हम इसको कंबाइन कर देंगे इन स्क्वायर रूट्स को तो आपको क्या मिलेगा, इसको रूट के अंदर ही लिख देते हैं तो ये बन जाएगा ए रूट, चलो अलग ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर लिख दिया हमने ऐसे। तो स्टूडेंट्स अब हमारी इस सरफेस पर जो रे इंसिडेंट होगी उसका एम्पलीट्यूड इतना है, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड कितना है, ए रूट टी रूट आर, और साथ में यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है इस पॉइंट से, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, रूट आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने रूट आर भी साथ में लगा दिया। तो रूट आर इंटू रूट आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली आर लिख देता हूं। तो हमारी ये जो रे है, ये वाली जो रे है, इसका एम्पलीट्यूड हो गया है ए रूट टी इंटू आर। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये वाली है ए रूट टी आर, जिसका एम्पलीट्यूड है, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा ट्रांसमिशन भी होगा। आइए पहले रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर ए रूट टी है, आर इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड इतना है, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से ट्रांसमिशन हुआ है तो इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड कितना है, ए रूट टी आर है, और यहां से ट्रांसमिशन भी हो रहा है तो ट्रांसमिशन के लिए आपको लगाना होगा यहां पर रूट टी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व जब आप करेंगे रूट टी इंटू रूट टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा आपके पास ए टी आर। तो मैं इसको रब करके, इस ए रूट टी आर इंटू रूट टी को रब करके ए टी आर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ए टी आर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब इस सरफेस के ऊपर जो रेज आ रही है उसका एम्पलीट्यूड इतना है, यहां से इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो पहले सेम टू सेम आपको इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड लिख देना है, ए रूट टी आर स्क्वायर रूट ऑफ आर, और एक और बार आर से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो आर इंटू आर, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर, ये बन जाएगा आर, और इसको हमने आर लिख दिया, सिंपली आर लिख दिया, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रे का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए रूट टी आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर आ जाइए, इस पॉइंट पर जब आप आएंगे तो यहां से इसका ट्रांसमिशन भी होगा, और ट्रांसमिशन, इस थर्ड ट्रांसमिटेड रे का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, पहले आपको इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड लिखना होता है ए रूट टी आर स्क्वायर, और साथ में आपको यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है तो स्क्वायर रूट टी से भी मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट टी इंटू स्क्वायर रूट टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो मैं स्क्वायर रूट टी इंटू स्क्वायर रूट टी की जगह टी लिख देता हूं सिंपली, तो ये बन जाएगा ए टी आर स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों ट्रांसमिटेड वेव्स के एम्पलीट्यूड्स आ चुके हैं। इसका आया है 80 फर्स्ट वाली का, दूसरी का 80R, तीसरी वाली का 80R स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड आ चुके हैं, अब हमें इन तीनों ट्रांसमिटेड वेव्स की इक्वेशन लिखनी है। इस प्रकार से आप बाकी जितनी भी ट्रांसमिटेड वेव्स होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सिंगल इंसिडेंट रे, उन सबके एम्पलीट्यूड आप लिख सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ 3 ही वेव्स कंसिडर की हैं,
ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रांसमिटेड वेव्स होंगी। तो स्टूडेंट्स पहली ट्रांसमिटेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी y1 इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी, जहां पर y1 है फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे की डिस्प्लेसमेंट, ए है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे जो कि कितना निकल के आया है 80 निकल के आया है। तो इस ए की जगह आपको पुट करना होगा 80। अब सेकंड वाली का कैसे लिखेंगे, सेकंड वाली का इक्वेशन जो होगी वो होगी b इंटू ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी, और साथ में इन दोनों वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा फेज डिफरेंस है। जो पहली ट्रांसमिटेड वेव है उसका फेस है ओमेगा टी, और तो दूसरी वाली जो वेव होगी उसका फेस कितना होगा, दोनों में फेस डिफरेंस डेल्टा का होगा, तो दूसरी का फेस होगा ओमेगा टी माइनस डेल्टा। और b कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है सेकेंड ट्रांसमिटेड वेव का, ATR है, तो b की जगह आपको ATR लिखना होगा। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू ATR ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस डेल्टा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप y3 की वैल्यू लिख सकते हैं। y3 की वैल्यू मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट सेक्शन में, और बाकी का पार्ट भी हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने फर्स्ट एंड सेकंड वेव की इक्वेशंस लिख ली थी। फर्स्ट वेव की इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू AT ई की पावर आइटा ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा टी था फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव का फेस और AT था फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। और सेकंड वेव की जो इक्वेशन थी वो थी y2 इज इक्वल टू ATR ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जहां पर ATR था एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड ट्रांसमिटेड वेव और ओमेगा टी माइनस डेल्टा था फेस ऑफ सेकंड ट्रांसमिटेड वेव। क्लियरली फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में डेल्टा का कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर ट्रांसमिटेड वेव 3। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, A3 इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना है ATR स्क्वायर है, तो एम्पलीट्यूड पहले लिखेंगे आप ATR स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द फेस ऑफ थर्ड ट्रांसमिटेड वेव, सेकंड और थर्ड के बीच में भी डेल्टा का फेज डिफरेंस होगा। तो सेकंड का अगर ओमेगा टी माइनस डेल्टा का फेस, तो थर्ड वाली का होगा ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा। डेल्टा में एक और डेल्टा माइनस करेंगे या ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 डेल्टा। तो स्टूडेंट्स तीनों की इक्वेशन लिख ली है एंड सो ऑन। ऐसे ही बाकी जितने भी आपको ट्रांसमिटेड वेव्स मिलेंगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सिंगल इंसिडेंट रे, उन सबकी इक्वेशंस आप ऐसे लिख सकते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमें क्या कहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड वेव्स। तो आप कैसे लाइन लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज गिवन बाय, नेट डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ट्रांसमिटेड वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड ट्रांसमिटेड वेव्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y1 y2 y3 की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से उठा के इसको मैं दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर और आगे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए मुझे पहले ये डायग्राम जो है वो रब करना होगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने डायग्राम को रब कर दिया है और पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे, नेट डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिख चुके थे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y1 y2 y3 की वैल्यूज पुट करनी है। सो y विल बी इक्वल टू y1 की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन उठाएंगे AT ई की पावर आइटा ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे पूरी की पूरी ATR ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस y3 की वैल्यू आप ये वाली लेंगे फोर्थ इक्वेशन से ATR स्क्वायर ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा प्लस ऑन। अब हमें इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है हर एक टर्म में से। हर एक टर्म में से AT कॉमन आ रहा है और साथ के साथ ई की पावर आइटा ओमेगा टी, ई की पावर आइटा ओमेगा टी, ई की पावर आइटा ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू AT ई की पावर आइटा ओमेगा टी, ये सब में से कॉमन लेना है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से AT बाहर चला गया, r रह गया, ई की पावर आइटा ओमेगा टी बाहर चला गया, तो ई की पावर आइटा माइनस डेल्टा तो रहेगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा प्लस AT बाहर जा चुका है, r स्क्वायर रहेगा, ई की पावर आइटा ओमेगा टी बाहर जा चुका है, तो ई की पावर आइटा मल्टीप्लाई माइनस 2 डेल्टा तो रहेगा, मीन्स ई की पावर माइनस आइटा 2 डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, जीपी फॉर्म हो रही है
और यहाँ पर सम ऑफ जीपी का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जीपी के अंदर जो सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का, वो फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जहां पर ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है सीरीज की, और आर जो होता है वो कॉमन रेशो होता है। और कॉमन रेशो हम कैसे निकालते हैं जीपी में? बाय डिवाइडिंग टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। जब आप इसको इस 1 से डिवाइड करेंगे तब आपको मिलेगा आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। जब आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो कॉमन रेशियो जो है इस जीपी का वो है आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला लगा देना है तो हमें इस सीरीज का सम मिल जाएगा। सो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में ए है हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है। नीचे क्या है 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। आर आपने कैसे निकाला? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके। कॉमन रेशियो ऐसे ही निकालते हैं जीपी में। तो वो आए हमारे पास आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा, वेयर ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसको अंदर भी लिख सकता हूँ, ए टी ई की पावर आइटा ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स y हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे y का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। वो आप कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ y इज गिवन बाय, y के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम y स्टार से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आइटा का साइन चेंज करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ऊपर प्लस आइटा है तो ये माइनस आइटा हो जाएगा, ये माइनस आइटा है तो ये प्लस आइटा हो जाएगा। सो y स्टार विल बी इक्वल टू ए टी ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी 1 माइनस आर ई की पावर आइटा डेल्टा। तो y और y स्टार को मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी और वो हम निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम y एंड y स्टार की वैल्यू निकाल चुके थे, अब निकालेंगे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आप लाइन लिखेंगे, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज गिवन बाय। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो y और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगी। सो I विल बी इक्वल टू y इंटू वाई स्टार। I इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली ए टी ई की पावर आइटा ओमेगा टी डिवाइड में 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा, और यहाँ पर y स्टार की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली जो कि है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ y, ए टी ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी 1 माइनस आर ई की पावर आइटा डेल्टा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और साथ में इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो वैनिश हो जाएंगी। आइटा ओमेगा टी माइनस आइटा ओमेगा टी देगा आपको e की पावर 0 और वो होता है 1। तो आपको न्यूमरेटर में सिर्फ ए स्क्वायर टी स्क्वायर ही मिलेगा, और नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट्स को। पहले आप 1 को 1 से करेंगे, 1 मिलेगा, फिर 1 को आप इससे करेंगे तो सेम टर्म मिलेगा आपको माइनस आर ई की पावर आइटा डेल्टा। फिर आप इसको 1 से करेंगे, आपको सेम टर्म मिलेगी माइनस आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा, माइनस आर ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। फिर आप जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और r इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, और e की पावर माइनस आइटा डेल्टा इंटू ई की पावर आइटा डेल्टा, e की पावर माइनस आइटा डेल्टा प्लस आइटा डेल्टा, ये हो जाएगा e की पावर 0 जो हो जाएगा 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके सिर्फ आपको आर स्क्वायर ही मिलेगा। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स को e की पावर को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस साइन में सिंप्लिसिटी के लिए बाय यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम। हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है डी मूवियर्स थ्योरम। वो हमें क्या कहती है, e की पावर आइटा थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आइटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो e की पावर माइनस आइटा e की पावर आइटा डेल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस डेल्टा प्लस आइटा साइन डेल्टा, और आगे माइनस आर, और ये e की पावर माइनस आइटा डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा माइनस आइटा साइन डेल्टा प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो हमने e की पावर आइटा थीटा को कॉसाइन में कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आपको सॉल्व करना है इन ब्रैकेट्स को। जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो आपको मिलेगा सिंपली i इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आर कॉस डेल्टा माइनस आर कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा माइनस 2r कॉस डेल्टा प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसी को भी हमें आगे और सिंप्लीफाई करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे पढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम i की वैल्यू यहां तक निकाल चुके थे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा हमें इसे। कॉस डेल्टा का फॉर्मूला
cos थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बहुत बार यूज होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ डेल्टा है तो हम यहाँ पर डेल्टा लेंगे, तो इस cos डेल्टा को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 से। अब हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो यू विल गेट i इज इक्वल टू a स्क्वायर टी स्क्वायर सारे के अपॉन में 1, ये वाला 1, फिर ये वाला आर स्क्वायर, फिर माइनस 2r इंटू 1 माइनस 2r, फिर माइनस 2r इंटू माइनस 2 प्लस 4r, साथ में साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे से डिनोमिनेटर में से हम 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर था नहीं तो इसका डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस 4r डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2। इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, और इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो फिफ्थ इक्वेशन का डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और वो मिनिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 की वैल्यू मिनिमम होगी। हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब आपका साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 0 होगा तो आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और उस केस में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और आपको नीचे सिर्फ क्या मिलेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो होगी हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे बचेगा सिर्फ 1 माइनस आर स्क्वायर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड करनी है मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी आपको कब मिलेगी, जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और वो कब मैक्सिमम होगा, जब आपकी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 मैक्सिमम होगा, मींस 1 होगा। तो आइए वो लिखते हैं लाइन, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। तो जब आप डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और वो होगी आई मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बाहर 1 माइनस आर स्क्वायर है, अंदर 1 है, प्लस 4r स्क्वायर 4r बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 आपको मिलेगा 4r बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 की जगह 1 रख दिया। तो स्टूडेंट्स इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, और बाकी के स्टेप्स देखेंगे अब हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम आई मैक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके थे सिक्स्थ इक्वेशन में, और आई मिनिमम हमारा यहां तक निकल चुका था। आगे बढ़ने से पहले हम एक गलती सुधारना चाहते हैं जो हमारे पिछले 2 स्टेप्स में हो गई थी, वो भी आप सुधार लीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली फॉर दैट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं था, ये था 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे पीछे, तो पिछले 2 स्टेप्स में हमने 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर भी आपका 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी आपका 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है। प्लीज आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा पिछले सेक्शन के 2-3 स्टेप्स में, लास्ट के 2-3 स्टेप्स में। इट इज 1 माइनस आर होल स्क्वायर, 1 माइनस आर होल स्क्वायर, 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r। जब आप इसको खोलेंगे तो पहले तो ये इससे ये कट जाएगा, अब 1 माइनस आर स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r, तो ये 4r प्लस माइनस 2r बन जाएगा प्लस 2r, तो उसका अगेन आपको होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आई मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये 7th इक्वेशन होगी। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यूज किए हैं यहाँ पे, आप बहुत इजीली कर सकते हैं ये चीज। तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम का रेशो क्या आ जाएगा, आई मैक्स हमारा ये है ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, और नीचे आई मिनिमम का रेशो ये है ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है ये रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा हो चुका है, इसको मैं दे देता हूँ 8th इक्वेशन। तो बाकी के थोड़ा और पार्ट बचा है इसका, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था जो कि ये निकल के आया था, इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन दिया था और इसको हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन निकल के आया था ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन दिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी तो है, तो इसकी जगह हम आई मैक्स लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट आई इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइड में 1 प्लस 4r 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली 4r बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एफ मींस कोफिशिएंट ऑफ फाइनीज। ये एक स्पेशल टर्म है जो कि फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर के साथ एसोसिएटेड होती है, तो इसकी जगह हम एफ पुट करेंगे। सो वेयर एफ इज इक्वल टू 4r बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फाइनीज। तो यहां से अगर हम रेशो निकालें आई बाय आई मैक्स का, वो आ जाएगा आई बाय आई मैक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो जो आई बाय आई मैक्स का रेशो है वो एफ पे भी डिपेंड करता है और डेल्टा पर भी डिपेंड करता है। तो इस एक्सप्रेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम आई बाय आई मैक्स का डेल्टा के साथ और उससे भी कंक्लूजन्स निकालेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने आई बाय आई मैक्स का रेशो फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फाइनीज एंड डेल्टा की वैल्यू ये थी, शुरुआती सेक्शंस में हमने ये फाइंड किया था और एफ की वैल्यू ये थी 4r बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम आई बाय आई मैक्स का ग्राफ प्लॉट करें विद डेल्टा, डेल्टा है फेस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड वेव्स। डेल्टा जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, मींस जिस एंगल पर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होगी उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ग्राफ जो है हमने अलग अलग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए बनाया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। तो आई बाय आई मैक्स जो है हमने वाई एक्सिस पे लिया है, डेल्टा जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया है। तो r इक्वल टू 0.4 के लिए हमें ये वाली कर्व मिल रही है सबसे ऊपर वाली, और r इक्वल टू 0.6 के लिए हमें ये वाली कर्व मिल रही है सेकंड वाली, और r इक्वल टू 0.8 के लिए हमें ये शार्पर कर्व मिल रही है। तो ग्राफ से क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो i बाय आई मैक्स की वैल्यू में जो डिक्रीज आएगा वो ज्यादा शार्प होगा विद डेल्टा। तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा आपका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा आपका आई बाय आई मैक्स जो है वो शार्पली डिक्रीज होगा और आपकी फ्रिंजेस जो है वो शार्प बनेंगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आपको पीक्स कौन कौन सी वैल्यूज में मिल रहे हैं। यहाँ पीक मिल रहा है, यहाँ पीक मिल रहा है, यहाँ पीक मिल रहा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी तब आपको मिलती है जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, ये भी हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। तो यहाँ से डेल्टा बाय 2 आ जाएगा एन पाई बिकॉज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई फॉर साइन इज 0। डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई, तो डेल्टा आ जाएगा 2 एन पाई। तो पहला पीक मिलेगा आपको 2 एन पाई पर, अगला पीक आपको मिलेगा 2 इंटू एन प्लस 1 पाई पर, उससे अगला पीक मिलेगा 2 एन प्लस 2 पाई में। मीन्स एक एक एन की वैल्यू जो है वो एक एक से आप बढ़ाते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लाइन क्या लिखेंगे, द ग्राफ बिटवीन आई एंड आई मैक्स एंड डेल्टा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर इज शोन इन फिगर। आई बाय आई मैक्स और डेल्टा के बीच में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ शो किया है। From graph it is clear that the fall of I by I max is sharper for R equal to 0.8। R equal to 0. कर्व ये वाली है, तो इसके लिए जो डिक्रीज आएगा I by I max में वो ज्यादा शार्प आ रहा है एज कंपेयर टू 0.6 एज कंपेयर टू 0.4। 0.6 एंड 0.4 के लिए जो कर्व्स है वो हमारी ब्रॉड है एज कंपेयर टू 0.8 जिसकी जो कर्व है वो शार्प है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो भी अगर आप एग्जाम में कराएंगे तो अच्छा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो फाइंड किया था जो कि निकल गया था 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें मींस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रेशो जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा आपकी फ्रिंजेस जो है वो शार्प मिलेगी, उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी आपके फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर की। आइए चेक करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर आपको ये रेशो क्या मिलता है।
जब आप आर की जगह 0.4 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको आई मिनिमम बाय आई मैक्स मिलेगा 0.18। अगर आप आर 0.6 पुट करते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर तो आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स मिलेगा आपको 0.06। और अगर आप आर की वैल्यू 0.8 पुट करते हैं वो मिलेगा आपको आई मिनिमम बाय आई मैक्स इज इक्वल टू 0.01, जो कि सबसे कम है फॉर आर इक्वल टू 0.8। मीन्स जितना ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा उतनी आपकी इस टर्म की वैल्यू कम होगी और उतनी आपकी फ्रिंजेस जो है वो शार्प बनेगी और आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छी होगी आपके इंटरफेरोमीटर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म होता है आपका फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव एंड ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।